शुरू करें। तो सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कंपनी लॉ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सर हमने ये देख लिया कि मर्केंटाइल लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविजंस मौजूद हैं। सर एक सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या डिफरेंस है, और किस किस किस्म के हमारे पास एक्ट्स मौजूद हैं, किस किस किस्म के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। सर ये सब हमने कर लिया। अब हम आगे जा रहे हैं कंपनी लॉ की तरफ। मैं अगर बीइंग एन इंडिविजुअल एक कंपनी बनाना चाहूँ यार, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? आओ आज हम आपको ये बताएंगे। सर ये पढ़ेंगे चैप्टर 11 में हम मौजूद हैं यार, इंट्रोडक्शन टू कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। सर सबसे बड़ा जो एक फैक्ट है वो ये है कि एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन नहीं होती। ऑल्दो उसको खोलने वाला बंदा यानी कि जो उसका ओनर है सर, वो हमेशा नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सर एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता। सर मैंने एक कंपनी के थ्रू किसी कंपनी को बनाया, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू बी नेचुरल पर्सन in order to open a company which is an artificial person। सर ये बात समझ में आती है? सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, सेपरेट लीगल पर्सन होता है आपकी कंपनी। सर डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट लाइबिलिटी होती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर ओनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जॉइंटली एंड सेवरली होती। जी बेटा। हम्म यार देखो, इसमें बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दिया करता हूँ। तुम्हारी शादी हुई, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल पर्सन। तुम्हारा किसी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। यार ये बात समझ में आई तुम्हें? आ गई? ठीक है बेटा। छोटा भीम का अगला एपिसोड अगले जुम्मे को आने वाला है, सुबह 10 बजे आएगा, देख लेना जाके। ठीक है? तुम्हें अगर ये एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आई तो तुम हंस रहे हो यार बहुत पीछे, खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल यार, ये एक थोड़ा सा आगे का केस है। थोड़ा सा रुक जाओ, तीसरे से चौथे हम चैप्टर में कवर कर रहे होंगे जी, थोड़ा सा रुक जाओ। सही, आगे बढ़ते सर। ओनरशिप होती है सर एसेट्स की, प्रॉपर्टीज की हमारे पास। सर ओनर का राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं होता, बल्कि कंपनी का राइट टू रिसीव होता है। अगर मैं बीइंग एन ओनर जाके बोलता हूँ डेटर के मैं अमजद हूं, जबकि मेरी कंपनी का नाम है लेट सपोज एफएफ है, और एफएफ का एक पार्टनर उठ के जाके कहता है अपने डेटर से कि भाई मैं बीइंग पार्टनर ऑफ एफएफ आपकी ऑब्लिगेशन क्लेम करता हूं। यार क्या इस केस में मैं अमजद के नाम पर क्लेम कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम एसेट, तमाम प्रॉपर्टी, तमाम डेट सारा कंपनी का होता है, इंडिविजुअल्स का नहीं होता। सर इसको बहुत जल्दी से आगे लेके जाने के बाद मैं इसको पहुंच गया हूं। सर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सेपरेट पर्सनैलिटी के? यार एक सेपरेट पर्सन यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन की बात की जाए, सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की बात की जाए, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सर उसके अंदर जितने भी ओनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कुछ केसेस में आगे जाएंगे जहां देखेंगे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, बट बीइंग अ कंपनी, कंपनी की अपनी जो लाइबिलिटी है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कहलाती है। सर उसके बाद सेपरेशन ऑफ ओनर फ्रॉम कंट्रोल यानी कि मेंबर्स एंड, यार मेंबर्स एंड डायरेक्टर जो कंपनी के होंगे वो ओनरशिप से और कंट्रोल से सेपरेट होंगे। सर क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टर ही कंट्रोल करेगा तो तमाम कंपनी में उसका इकलौता इन्फ्लुएंस चलता रहेगा जो कि नामंजूर है। सर ट्रांसफर होती है ओनरशिप की, और परपेचुअल सक्सेशन होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। सर परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है?
नेवर एंडिंग। यार मेरी कंपनी कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके नहीं दिख रही होती कि बंद हो जाएगी, अनटिल और अनलेस के कोई एक्सेप्शनल केस हो, गोइंग कंसर्न का इशू हो। यार हमेशा उस कंपनी की परपीचुअल सक्सेशन रहती है, यानी कि नेवर एंडिंग सक्सेशन रहती है। मैं छोड़ के जाऊंगा तो किसी को बेच के जाऊंगा ना यार, वो जो भी एक इंटरेस्ट होगा, एक गुडविल होगी, मैं किसी को बेच के जाऊंगा, मैं सिंपल ताला लगा के जा ही नहीं सकता। इट मींस कि वो कंपनी कभी बंद ही नहीं हुई। तो यार कंपनी के बंद होने का मतलब ये है कि मैंने उसके असासे प्लस उसका गुडविल किसी को बेच दिया है। ठीक हो गया सर? ये कैसे होता है ट्रांसफर, क्या परपेचुअल सक्सेशन क्या होती है, और टाइप्स ऑफ ओनरशिप, यानी ट्रांसफर अगर मैं करता हूँ ओनरशिप। यार ये मैं एग्जांपल में बता चुका हूँ, दोबारा एक देख लेते हैं इस बात को कि अगर मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, यानी कि कंपनी का हिस्सा, चार लोगों ने मिलकर कंपनी खोली है सर, अगर चार लोगों ने कंपनी खोली है तो एक कंपनी के चार टुकड़े हैं, इस बात को समझो। यानी कि इसका ओनरशिप का एक चौथाई हिस्सा बोलूंगा अगर मैं चौथे बंदे की बात करूं, अगर मैं तीसरे बंदे की बात करूं, अगर मैं चारों में से किसी भी इंडिविजुअल की बात करता हूं सर, इसका मतलब मैं एक चौथाई हिस्से की बात कर रहा हूं। एंड हेंस सर इसका मतलब ये हुआ कि एक परपीचुअल एग्जिस्टेंस है सर कंपनी की, नेवर एंडिंग, परपीचुअल। यहां पे किसी का कोई सवाल? सर लिमिटेड, सर लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी जो होगी सर वो कौन बेयर करेगा? क्या कंपनी खुद बेयर करेगी? यार माना कि आर्टिफिशियल पर्सन है, मगर अल्टीमेटली उसको चला भी तो रहा है कोई, तो कौन चला रहा है? जो कंपनी लेकर के आया है, जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है, जिसने कैपिटल इंडक्ट किया है, कैपिटल को इंजेक्ट किया है, सर अल्टीमेटली कोई तो होगा ना जो स्टार्ट कर रहा होगा। सर सिंपली उस बंदे को देखते हुए अगर मैं बोलूं कि मेरी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी है, सर लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर्स पे अप्लाई होता है। कैसे? अगर मैं लिस्टेड लेवल पे नहीं जाके बात करूं, अगर मैं एक नॉर्मल कंपनी की बात करूं जो कि छोटी सी कंपनी है, तीन लोगों ने खोली है सर, उसके तीन शेयर होल्डर्स हैं, उसके तीन शेयर्स होंगे, वो उस सेंस में शेयर होल्डर होंगे। यार उन तीनों की उतनी ही लायबिलिटी है जितना उनका शेयर का पोर्शन है। सर क्या ये कंपनी पे इटसेल्फ अप्लाई होगा? यार ये कंपनी में इटसेल्फ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली कोई पर्सन इसके पीछे है जो लिख, तो यार मतलब दो चीजें अलग हो गई। एक तो नेचुरल पर्सन जिसने कंपनी खोली है। यार अब नेचुरल पर्सन की लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं उसको बोलूं आपकी लायबिलिटी ये है कि जो भी कंपनी की लायबिलिटी वो आपकी है, इन केस ऑफ अ वन ओनर, अगर एक ओनर है, इन केस ऑफ चलो लेट सपोज दो लोग हैं, अगर इन दो लोगों ने मिलकर खोली है, तो यार इन दोनों ने जो कैपिटल इंजेक्ट किया होगा उससे कंपनी बना दी। अब कंपनी सेपरेट हो गई, कंपनी में 50-50 हजार, दो 1 लाख से सर कंपनी सेपरेट खड़ी भी है, अब उस 1 लाख तक की लायबिलिटी है कंपनी की। सर लेकिन कंपनी की लायबिलिटी तो है, मगर सर लायबिलिटी अल्टीमेटली किसी ने तो इंजेक्ट की होगी ना, तो उसकी बात कर रहा है। सर लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कंपनी के बिहाफ में वो एजेंट्स होते हैं, इसलिए उनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। सर वो पर्सनली लायबल नहीं होते डायरेक्टर्स, अल्टीमेटली लायबल कंपनी इटसेल्फ होगी। सर इस तरीके से मेंबर्स की बात कर लेते हैं। मेंबर्स ओनर ऑफ अ कंपनी होते हैं, वो डेट्स और इसी तरीके से कोई भी लायबिलिटी होती है कंपनी की तो वो लायबल होते हैं। सर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी के केस में भी उनको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस हाफ पेड शेयर्स, वो आगे हम पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में नहीं होता, वो आगे हम पढ़ेंगे कि अगर थोड़ा सा आपको बता दूं उस बारे में कि अगर कुछ शेयर्स हाफ पेड शेयर्स हैं, फुली पेड शेयर्स नहीं है, पाकिस्तान में नहीं होता ऐसा, बाहर के मुल्कों में होता है, तो इन केस ऑफ सॉल्वेंसी वो उस हद तक लायबल नहीं होंगे जिस हद तक उन्होंने पे किया है। हाफ पेड शेयर्स पे लायबल नहीं होंगे, बल्कि वो फुली पेड शेयर्स पे लायबल होंगे, यानी कि वो अमाउंट जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया उसके लिए भी वो लायबल होंगे।
जबकि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए अगर तो सिर्फ जितने शेयर्स खरीदे हैं सर बंदा उतने ही अमाउंट के लिए लायबल है। ठीक है सर, हम आगे जा रहे हैं तेजी से, और अब हम आ गए डेफिनेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर डेफिनेशन। यार कंपनी, कंपनी क्या है? लॉ कहता है कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। सर जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनी है 2017, कंपनीज एक्ट 2017 के, या फिर कंपनी लॉ के अगर पुराने वक्तों की बात की जाए तो सर वो कंपनी कहलाएगी इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। सर अगर कोई कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं कहलाई, रजिस्टर हुई, किसी और एक्ट के अंडर रजिस्टर होगी, तो सर क्या वो कंपनी नहीं कहलाएगी? यार वो कंपनी तो कहलाएगी, लेकिन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं कहलाएगी, यानी कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस उस कंपनी पे फॉलो नहीं होंगे, बल्कि जिस एक्ट से वो रजिस्टर हुई है सर उसके फॉलो होंगे प्रोविजंस। सर कंपनी लॉ बताया उसने क्या कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ में कंपनी लॉ का क्या मतलब था? यार वही बता रहा है आगे कि वो जो पुराने 2017 से पहले जितने भी थे वो सब। सर अब आ गया बॉडी कॉर्पोरेट पे। यार ये डेफिनेशंस हैं, ये 3-3 4-4 मार्क्स की हर साल पूछ रहा है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ज्यादती कर रहे हो अपने साथ यार, अगर ये डेफिनेशन छोड़ के जा रहे हो। मैंने जो थब्बी दी है उसके अंदर सारी डेफिनेशन एक साथ है, खुदा का वास्ता उसको याद कर लेना यार। पहले समोसे खाने के लिए नहीं दिया, नीचे जाके पेज फाड़ा, समोसा रख के खा लिया उसको केचप डाल के। सही है लड़के, आज खामोश हो तुम काफी। खैरियत तो है? हाँ कौन बीमार है? बिल्ली? यार बिल्लियां और जो लोग मतलब बहुत सारे पेट होते लोगों के यार, किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, बट जाहिर है डिफरेंट लोगों के पास अपने शौक है, तो उस हिसाब से वो लोग कर रहे होते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि पेट पालना, और पेट में अगर कोई ऐसा जानवर है जो कि शरीयतन अलाउ नहीं है, क्या वो सही है? अगर मैंने सुना है यार, लोग कहते हैं कि उसकी वैक्सीनेशन करवा के वो पाक हो जाता है। क्या ऐसा है? अगर मैं उसकी वैक्सीनेशन करवा रहा हूँ, पेट की मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी डॉग की बात कर रहा हूँ, यार अगर उसकी वैक्सीनेशन करवाएं तो क्या वो पाक हो रहा है? हाँ मतलब यार एक चीज अगर मना है तो क्या शरीयत ने ये देख के मना तो नहीं किया था कि आगे भी कुछ इस तरह का होगा? मतलब अल्टीमेट डिसीजन था कि ये नापाक, ये एक जानवर नापाक है तो है यार। अब एक ऐसा जानवर है जिसका गोश्त खाना हराम है, उसका रीजन देखा जाए तो एक रीजन है उसका, उस वजह से अगर वो रीजन खत्म कर दूं यार, तो क्या उसका गोश्त खाना अब जायज है? जो चीज नापाक है यार बता दी गई है, उसमें चार लड़के खड़े हो गए यार, चार लोग खड़े होकर बहस करना शुरू हो जाते हैं कि ये नापाक नहीं है भाई, अब इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, ये हो गया हो गया। यार वी हैव टू बी मेच्योर। सर बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पे आ गए हम लोग। क्या है बॉडी कॉर्पोरेट? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। सर ऊपर पढ़ के आ चुके हैं हम लोग कि एक सिंपल कंपनी की डेफिनेशन दे दी है सर, और क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। सर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान से बाहर बनी हो, सर ये क्या बदतमीजी है सर, ये क्या बात हुई? कोई पाकिस्तान से बाहर कंपनी है तब भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी? बेटा कंपनी नहीं कहलाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। और ये भी क्यों काला होने आगे पता चलेगा। और अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। सर किसी रेलिवेंट स्टैट्यूट में, किसी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट लॉ के तहत, किसी भी ऑर्डिनेंस के तहत अगर स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि यार ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सर ये तीन चीजें हैं जो कि बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। एक क्या? एक मेरी नॉर्मल कंपनी ऊपर पढ़ के आए, कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट हुई है। सर ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान के बाहर बनी हो, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेसिफिकली किसी अदर स्टैट्यूट के अकॉर्डिंगली बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड हो चुकी है। सर बट डज नॉट इंक्लूड।
यार ये तीन जो हमने पढ़े ये तो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है, मगर आगे की दो चीजें ऐसी हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होती। क्या है देख लेते हैं। सर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड हुई हो अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटी। सर कोई ऐसी सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर हुई हो, सर वो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं होगी। या एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 or any other law for the time being which the concerned minister of the federal government may by notification specify in this। सर कोई ऐसी कंपनी जो कि कंपनी ना डिक्लेयर हुई हो अंडर कंपनीज एक्ट 2017, सर ये इसकी शर्त है, क्योंकि अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली कंपनी कहला रही है, कंपनी डिक्लेयर्ड है, सर इसमें दो राय होगी नहीं कोई कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है। वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। सर या तो वो बट डज नॉट इंक्लूड में बात कर रहा है, या तो वो कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली कंपनी नहीं है सर, या फिर किसी अदर लॉ के तहत फॉर द टाइम बीइंग, यानी कुछ अरसे के लिए फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये इस वक्त से लेके इस तक, या फिर किसी भी मुद्दत के लिए। यार फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, फेडरल सर प्रोविंशियल का आके बोल रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मिनिस्टर आया और उसने बोला कि भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मैंने मान लिया कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पेपर के अंदर आया और मैं छोड़ के आ गया। बेटा उसके बाद से मेरी और आपकी जंग हो जाएगी, ठीक है, मेरी और आपकी जंग हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर ओनली स्पेसिफाई करेगा कि भाई ये खास तौर पर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सर सिर्फ जब ही मानूंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है यार, यहां तक किसी को मसला कोई पंगा? सर आगे टाइप्स ऑफ कंपनी पे, किस किस किस्म की कंपनियां हैं, किन किन एस्पेक्ट्स से कंपनी चल रही होती है, आओ देख लेते हैं। सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कोई ऐसी कंपनी जिसकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ दैट कंपनी। सर किस अमाउंट के लिए? अप टू द एक्सटेंड ऑफ अमाउंट जो कि अनपेड हो। सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है कि जिसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट जो कि उन्होंने शेयर के लिए दी है, या जो कि उन्होंने शेयर के लिए देनी है। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो शेयर फुली पेड होते हैं, कभी भी पार्टली पेड शेयर्स नहीं होते। सर बाहर के मुल्कों में हाफ और पार्टली पेड शेयर्स भी होते हैं, सर बाहर के मुल्कों में होते हैं, इस वजह से लॉ ये कहता है। तो सर पाकिस्तान में नहीं कहता तो फिर ये क्यों लिख रहा है? बेटा फकीर के हम हैं ना यार, लकीर के, फकीर के भी हैं लकीर के भी हैं। ये सारा का सारा लॉ उठा के हम बाहर गोरों का लेकर आ गए हैं, उनमें जो जो था सारा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है यार, इसलिए वो पाकिस्तान बाहर अंदर आगे पीछे हर जगह की बात कर रहा है, ठीक है। सर एक ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी हो, यानी कि मेंबर्स की गारंटी की लिमिटेड अमाउंट तक मेंबर्स की लायबिलिटी होगी। सर सर अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, एक ऐसी कंपनी जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। सर तीनों के अंदर जो भी ये आई हैं एग्जांपल्स, एक एक देख के समझाए ना, आओ बेटा देख लेते हैं ये। लेकिन इससे पहले यार खुदा का वास्ता थब्बी में डेफिनेशंस मौजूद हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है थब्बी में, तमाम डेफिनेशंस को खुदा का वास्ता यार याद कर लेना, याद कर लेना। याद का मतलब ये नहीं है सर ओन वर्ड्स में लिख कर आ गया, डेफिनेशन जब इन्वर्टेड कॉमास में होती है उसको याद करते हैं, उसको अपने वर्ड्स में नहीं लिखते, ठीक है। बचपन में हम कहते थे ना इस्लामियत की, हम मिसाल दे रहा हूँ कि इस्लामियत की अगर कोई आयत है उसमें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते ना यार। कोई कुरान की आयत का टेस्ट आया, अगर उसमें कोई आयत लिखने को बोलते थे कि आप लिखते थे अपने लफ्जों में? यार हदीस एक अलग चीज है, उसमें मफहूम होता है, मफहूम को आप कर सकते हो अपने लफ्जों में डिफाइन, बट एक आयत को तो नहीं कर सकते ना यार, ठीक है। समझ में आती है बात? सर एग्जांपल ले लेते हैं यार, कोई लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, ट्रेड होती हो,
सर ऐसी कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाती है, और ऐसी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहलाती है। सर लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी कंपनी कहलाती है? सर मेरे पास जितनी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी इंश्योरेंस कंपनीज अगर किसी कंपनी का अमाउंट इंश्योर करती है, कंपनी कंपनी वाइज चलेगी, ठीक है ना, अगर किसी कंपनी का अमाउंट इंश्योर करती है तो इट मींस कि इंश्योरेंस कंपनी उस कंपनी की मेंबर है, उस कंपनी की शेयर होल्डर है, उसने उसका रिस्क खरीद लिया है सर, और उसने रिस्क के अगेंस्ट गारंटी दी है। सर ऐसे मौके पे ये मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहलाएगी सर, जबकि अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जहां पर पार्टनर्स की और ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सर लिस्टेड के अंदर मैंने 5 रुपए का शेयर खरीदा, अब चाहे कंपनी ने 50 लाख का सामान खरीद लिया हो, कंपनी 50 लाख देगी। अगर कोई कुछ होता है कंपनी के वाइंड अप के केस में, या कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है, सर मैं 5 रुपए के लिए लायबल हूं सिर्फ क्योंकि मैंने 5 रुपए दिए थे कंपनी को। सर लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में अगर मैं ओनर हूं और मैंने 5 रुपए से कंपनी खोली थी, लेकिन आज मैं 50 लाख का कोई सामान खरीद के बैठ गया, अब 50 लाख सामने वाला मांग रहा है, मैं कह रहा हूं मैं तो जा रहा हूं, पार्टनर्स ने बोला या बाकी ओनर्स ने बोला भाई आपने तो 5 लाख का जितना आपका हिस्सा बनता है वो देना है यार, आप लायबल है उतने के। मैंने बोला मैं तो भाई इतने से कंपनी स्टार्ट की थी 50 रुपए से, मैं तो वही दूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप उस बंदे को 50 लाख का जो उसका प्रोपोर्शनेट होकर हिस्सा बन रहा है सर उसको वो देना पड़ेगा। यार यहाँ तक कोई बात, किसी को कोई मसला कि सर यहाँ पे टेबल टेढ़ी है, सर आपकी चाय ठंडी हो गई है, सर आपके बाल ओढ़े, कोई भी मसला है तो बता सकता है। चले आगे। यार ये तुमने किस उम्र में जाके दाढ़ी रखी? मतलब माशाल्लाह दाढ़ी तुम्हारी अच्छी घनी है, तुमने दाढ़ी किस उम्र में जाके रखी? मतलब नियत बांधी थी बाकायदा, या सुस्ती है ये तुम्हारी? सुस्ती है। यार ये मतलब हमारी कौम में अगर कसम से कोई कामयाब भी होता है तो वो सुस्ती की वजह से होता है। हाँ हकीकत है यार, मतलब अगर आप देखो कि अभी जमाने में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास मतलब एंड्रॉयड नहीं होगा, जिनके पास लैपटॉप नहीं होगा, जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी। यार पाकिस्तान में ऐसे कितने लोग होंगे? यार ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसका रीजन है, आप ईमानदारी से बताओ, आप जाके घर में कितना वक्त मोबाइल को देते हो? अच्छा खासा देते होगे यार, आप देते होगे, आप देते होगे, आप देते होगे। मान ही नहीं सकता कि कोई घर जाके मोबाइल साइड पर रख के सो जाए। अगर यहाँ से 6 बजे या 5 बजे 4 बजे क्लास खत्म होती है, यार ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कामयाब हैं, बाखुदा बता रहा हूँ, अपनी आंखों से देख के, अपने कानों से सुन के, खुद एक्सपीरियंस करके भी, जिन जिन को मैंने कामयाब देखा है ना, या तो उनके पास छोटा मोबाइल होता है, या उनके पास मोबाइल ही, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, मोबाइल ही नहीं होता। मैंने खुद देखा है यार, मैं 4-5 लोगों को मतलब ऐसे कोट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, उनके पास मोबाइल नहीं है। वो कहते हैं कि आपने जो बात करनी है, ये पीटीसी नंबर है भैया, पुराने वक्तों के चलते हुए आ रहे हैं। सर बुढ़े होंगे वो? नहीं बेटा, मेरी एज के ही हैं। खैर मैं भी बुढ़ा ही हूँ मगर मेरी एज के ही हैं यार, थोड़ा सा कम, सही है ना? तो यार ये एक बहुत खतरनाक चीज है हमारे यूथ के लिए। एक एक ऐसा गैजेट है जिससे ना सिर्फ टाइम जाया होता है, बल्कि आपका विजन और आपका स्कोप दोनों बिगड़ रहा है। यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज से मतलब एक जमाना मेरा है ना, मेरे जमाने के लोग हैं, अब नया जमाना आ गया, और मेरे से एक पहला जमाना था। यार जो जमाना मुझसे पहला था ना, वहां पे लोगों का विजन कम था और मेहनत ज्यादा करते थे। मेरे जमाने में लोगों का विजन भी नॉर्मल था, मेहनत का लेवल भी नॉर्मल था। यार इस जमाने के बच्चों में विजन आसमान पे, मगर मेहनत का लेवल जमीन पे।
मतलब अगर मैं मुझसे पहले जमाने के लोगों को देखोगे तो वो साइकिलों में सफर करते थे, मेरे जमाने पे आके मेरे जमाने के लोग कहने लगे यार मैं तो बाइक पे सफर करूंगा, और आजकल का बच्चा शक्ल नहीं देख रहा अपनी, मगर उसको गाड़ी चाहिए, अपनी औकात नहीं देख रहा हो लेकिन उसको गाड़ी चाहिए, उसको एक बेहतरीन सी गाड़ी चाहिए और एक बेहतरीन सी जिंदगी चाहिए यार। मतलब तुम फौरन कहाँ चले जाते हो यार, बेहतरीन सी गाड़ी के बाद मैंने बेहतरीन सी क्या बोल दी, तुम खुशफहमी का शिकार हो गए 2 सेकंड के अंदर। आएगा बेटा आएगा, सबके पास दौर आएगा, वो टेंशन ही लो, अच्छी जिंदगी का। बेटा खुश तुम ऐसे हो रहे हो, तुमने जिंदगी नाम रखा हुआ उसका। ठीक है आगे बढ़े, चलो। सर टाइप्स ऑफ कंपनीज, या तो एक कंपनी प्राइवेट होती है या एक कंपनी पब्लिक होती है। सर प्राइवेट के अंदर भी दो शाखें, एक सिंगल मेंबर कंपनी है और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है। उसके बाद मेरा आता है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर ये आ गया सिंगल मेंबर और आ गया अदर देन सिंगल मेंबर, उसके बाद पब्लिक। सर क्या फर्क है सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल में? यार दोनों होती तो प्राइवेट है। सर जनरली अगर बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी में पब्लिक का यानी अवाम का, सिंपल लफ्जों में समझो, जिंदगी आसान करो, अवाम का जहां पर पैसा और ना ही इंटरेस्ट। ठीक है, मेनली बात की जाए पैसे की, अगर अवाम का, सर जनरल पब्लिक का फंड नहीं है कंपनी में तो वो एक प्राइवेट कंपनी है, बात खत्म हो गई। सर अगर एक नॉर्मल एक जनरल अवाम का पैसा लगा हुआ है तो बात खत्म यहां पर हो जाती है कि वो एक पब्लिक कंपनी। ठीक है ना, पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक सेक्टर है, ये वो बाकी बातें बाद में। यार एक प्राइवेटली मतलब मैंने, अगर दो ही चीजें ना, आज चलो इस चीज को क्लियर करते हैं, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं एक बात प्राइवेट रखूं इट मीन्स कि मैं दूसरों को नहीं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर एक बात मैं पब्लिक कर दूं, फेसबुक एग्जांपल ले लो यार, ये मैं प्राइवेट रख रहा हूं पोस्ट, ये मैं पब्लिक कर रहा हूं। पब्लिक का मतलब मैं आम आवाम तक चाहता हूं कि पहुंच जाए, आम आवाम भी अपना इंटरेस्ट शो करे उसमें। सर प्राइवेट में मैं नहीं चाहता कि आम आवाम तक बात जाए, तो प्राइवेट कंपनी खोलने का मतलब ये है कि मैं बाकियों को शामिल नहीं करूंगा, मैं प्राइवेटली बैठ के 4 5 6 बंदों में यही कंपनी चलाता रहूंगा। सर जबकि पब्लिक का मतलब ये होता है कि आओ आवाम, जितना ज्यादा आ सकते हो आओ, ये कमरा है, जो जो आ सकता है घुस जाए आगे इसमें, ठीक है, हम सब मिलकर कंपनी चलाएंगे। ठीक है ना सर, ये जनरल सी बात थी जो कि आपको जेहन में रखना है चिपका के, क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के प्रोविजंस अलग हैं, पब्लिक कंपनी के प्रोविजंस अलग हैं। ठीक है सर आगे चलते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड सिंगल मेंबर कंपनी। सर सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर सिर्फ एक मेंबर होता है, वही गवर्न कर रहा होता है, वही ऑपरेशन देख रहा होता है, वही चीजों को चला रहा होता है, वही बंदा रूल्स बनाता है। सर एक ही बंदा होता है जो रूल्स बनाता है, उसको सेठिया कंपनी कहते हैं अपनी जबान में। सही है, वहां लिख के रहा जरा तू पेपर में। ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, यानी कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सिंगल मेंबर कंपनी नहीं है। सर वो एक से ज्यादा मेंबर्स तो रखती है सर, मगर उसको एक चीज लाजिम फिर भी होती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर ना करे। सर रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, क्योंकि अगर उसके पास राइट्स रिस्ट्रिक्ट ना किए सर वो अपने शेयर्स पब्लिक में बेच देगी और वो प्राइवेट कंपनी के अहाते से निकल जाएगी। सर इसलिए लॉ ने खास तौर पे बोल दिया कि ए प्राइवेट कंपनी, तुम अपने शेयर्स को ट्रांसफर ना करना और अपने मेंबर्स को लिमिट कर देना टू 50, नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। भाई ए प्राइवेट कंपनी, तुम अपने आप को 50 तक रिस्ट्रिक्ट कर लो, 50 से ज्यादा ना हो भाई। ठीक है सर, इसी तरीके से पब्लिक सब्सक्रिप्शन मना करती है कि लॉ कहता है प्राइवेट कंपनी
पब्लिक सब्सक्रिप्शन ना करना, ठीक है। सर एक सवाल है बड़ा अच्छा सा, ये कर लेते हैं। As secretary, company secretary has recently joined ABC Private Limited. She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act 2017. The data she shared with the CEO was corporate members 14, individuals 34, joint shareholding 3 million share held by 4 members jointly, यानी कि कितने 4 मेंबर्स हुए, टोटल 52। वो कहता है कि भाई 52 मेंबर्स हो गए, जबकि लॉ में 50 कहता है। एक कंपनी सेक्रेटरी बता रहा है भाई अपने सीईओ को। अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। सर हमने क्या पढ़ा ऊपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन में कि हमारे पास लिमिटेड नंबर्स जो है वो मिनिमम क्या है 50। सर लेकिन इस कंप्यूटेशन के अंदर दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वुड नॉट बी काउंटेड। सर इसके अलावा क्या बात थी कि 2 और 2 से ज्यादा पर्सन अगर शेयर होल्ड करते हैं इन अ कंपनी ज्वाइंटली फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पर्सन। सर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है 4 लोगों की, तो वो एक बंदा कहलाएगा, 4 नहीं कहलाएगा। सर इसलिए अब ये 4 नहीं है बल्कि 1 है। सर अब मैं अगर कैलकुलेट करूं कि कॉर्पोरेट मेंबर्स 14, इंडिविजुअल 34, तो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग मेरे पास 4 नहीं बल्कि 1 बंदे का आएगा। मेरे पास 1 मेंबर है जो कि ज्वाइंट शेयर होल्डिंग कर रहा है मेरे शेयर्स की। तो सर हेंस मेरे पास अब 52 नहीं बल्कि 49 लोग हैं, 49 मेंबर्स हैं। सर क्या है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन? बहुत मुश्किल है यार, 12 से 15 मार्क्स की आ सकती है। सुन लो क्या है। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सही है, 10 से 12 मार्क्स की आ जाएगी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। क्या है? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है सर, ये तो हो गया पब्लिक कंपनी। सर क्या पब्लिक कंपनी मेरे पास एक ऐसी कंपनी में अप्लाई हो सकती है जो कि लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में? सर हाँ और ना दोनों। सर कैसे? क्योंकि यार पब्लिक लिस्टेड भी होती है और पब्लिक अनलिस्टेड भी होती है भैया। सर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पब्लिक अनलिस्टेड के। लिस्टेड का तो सबको पता है कि जिसके सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेड हो रहे हैं वहां पे। सर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जो कि अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर रही होती। सर कोई भी रीजन हो सकता है। एससीसीपी ने, पीएसएक्स ने उसके ऑपरेशंस को एक्सटेंड कर दिया, एससीसीपी ने एक्सटेंड कर दिया, और पीएसएक्स में अब आपको देखोगे कि उसमें लिखा होगा फाइनेंशियल में कि भाई ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। सर इट मींस क्या वो लिस्टेड नहीं है? इस टाइम तक वो लिस्टेड नहीं है, वो सस्पेंड हो चुकी है, उसके ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है एससीसीपी ने। पीएसएक्स में वो कहता है कि भाई ये मेरे पास अभी लिस्टेड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ट्रेड नहीं हो रही। सर इसके अलावा क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि मेरा इरादा है आगे लिस्ट करने का, तो मैंने पब्लिक कंपनी तो बना दी मगर मैं अभी लिस्ट नहीं कर रहा। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जो कि अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में ऑफर नहीं करती और ना ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही होती है। तो सर हाउएवर वो एंटाइटल्ड होती है कि जनरल पब्लिक को ऑफर कर सके। सर क्योंकि अगर ये भी हट जाए कि वो एंटाइटल्ड भी नहीं है जनरल पब्लिक को ऑफर करने, यार फिर एक बात बता दो कि प्राइवेट कंपनी में और उसमें क्या फर्क रहेगा? भाई प्राइवेट कंपनी में और फिर पब्लिक लिस्टेड में क्या यार, सिंपल सी बात है ना। अगर ना मैं पब्लिक को शेयर दे सकता हूं तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई ट्रांसफर ऑफ शेयर पे। ऊपर हमने यही कंडीशंस पढ़ी थी ना यार प्राइवेट की। ठीक है ना, मैं सब्सक्रिप्शन को इनवाइट कर सकता हूं जनरल पब्लिक की, कि भाई पब्लिक इनवाइट भी नहीं कर रहा कि वो सब्सक्राइब कर सके। चैनल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सर फिर कैसे फर्क है प्राइवेट में और पब्लिक लिस्टेड कंपनी में? यार ये फर्क है कि पब्लिक लिस्टेड इंटाइटल्ड है कि वो सब्सक्रिप्शन को इनवाइट कर सके जनरल पब्लिक की, जबकि प्राइवेट कंपनी इंटाइटल्ड नहीं है।
सर जल्दी से होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडरी क्या है सब पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें। सर होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसकी शेयर होल्डिंग हो किसी दूसरी कंपनी में ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। सर सब्सिडरी कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी इन रिलेशन ऑफ विच दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी means a company in which a holding company controls the composition of the board or exercise or controls more than one half of its voting securities either by itself or together with others. For the purpose of other meaning of subsidiary company, a company shall be assumed yani deemed to be subsidiary company of holding even if the control referred to subclause A is of another subsidiary company of the holding company, and similarly if it is controlled by another company, कोई ऐसी कंपनी जो कि दूसरी कंपनी की अंडर सब्सिडरी हो by exercise of power exercisable by it at its discretion can appoint or remove majority of the। यार एक होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि किसी सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही हो, किसी उसके ऑपरेशंस कंट्रोल कर रही हो और उसके 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज के लिए एंटाइटल हो, यानी उसका कंट्रोल भी है और वोटिंग सिक्योरिटी भी आधे से ज्यादा है। सर ऐसी कंपनी एक दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही होती है, जब भी वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। सर सामने वाली कंपनी जिसको कंपनी होल्ड कर रही है वो मेरी सब्सिडरी कहलाती है। सर अगर मेरी होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी की होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी किसी दूसरी सब्सिडरी की होल्डिंग पर्सन है तो सर होल्डिंग कंपनी है, तो सर 20 वाली कंपनी क्या कहलाएगी? 20 वाली कंपनी अपने पेरेंट की सब्सिडरी कहलाएगी और अपनी सब्सिडरी की होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक कंपनी सब्सिडरी भी हो सकती है और होल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब आपका सवाल आ गया कि सर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रही थी। आप सवाल कर रहे थे कि सर आपने बोला कि नेचुरल पर्सन तो आर्टिफिशियल पर्सन को इनकॉर्पोरेट कर सकता है मगर आर्टिफिशियल पर्सन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। फिर आपने सवाल किया था बेटा कि सर लेकिन हम जब ये देख रहे होते हैं कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को होल्ड कर रही है, इस केस में तो दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, मगर सब्सिडरी को उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया होता, सब्सिडरी एग्जिस्ट कर रही होती है, तब कहीं जाके वो उसके शेयर्स को परचेज करती है, बाय करती है। लॉ में लफ्ज ये लिखा हुआ कि अगर वो परचेज करे, अगर उसको कंट्रोल करे, होल्ड करे, जब भी वो उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। वो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? सर तमाम चीजें जिसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, जिसके अंदर आर्टिकल्स हो गए, जिसके अंदर मेरे पास मेमोरेंडम हो गया, मेरे पास ये तमाम चीजें, सर ये सारी मैं कमीशन जाके करवा। कमीशन का मुराद होता है SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, SECP। सर उसका ऑफिस है आया चंडीगढ़ रोड में, वहां आपको शक्ल लेके जाना पड़ता है, चालान बना के देते हैं आपको, चालान आपको बैंक में जमा करवाना पड़ता है, तो आपकी सारी चीजें हो जाती हैं, आपका सर्टिफिकेट भी बन जाता है इनकॉर्पोरेशन का, आपके सारे काम हो जाते हैं, आपका कमेंसमेंट का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। यार अगेन वही वाली बात के इन डेफिनेशंस को लाजमी याद करना, लाजमी छोड़ना मत। फिर से कह रहा हूँ, जो थप्पी दी है बेटा उसको क्रिकेट खेलने के लिए नहीं दी तुम्हें, तुम्हें उससे समोसे नहीं खाने उसके अंदर यार, तुम्हें उसको खोल के पढ़ना है, ठीक है ना। कोई मुझे नजर आया ना नीचे समोसे वाला बैठा हुआ, उसके पास एक भी पर्चा नजर आया ना, मैं बता रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। सर ऑफिशियल जो ना कंपनी ऑफिसर बोर्ड डायरेक्टर जिसके अंदर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके बाद वो बोर्ड मीटिंग करते हैं, फिर बोर्ड मीटिंग में वो फाइनेंशियल्स को प्रूव करते हैं। सर ये वो लोग हैं जो ऑफिशियल्स कहलाते हैं। सर आइए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट फेवरेट डेफिनेशन ऑफ एन एग्जामिनर, सबसे फेवरेट, वो रात को सोता है और उसने नियत बांध ली होती है कि भाई सुबह उठ के मैंने डेफिनेशन पूछनी है मेंबर की। आइए पढ़ लेते हैं इसको, लाजमी याद कर। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन एंड एवरी अदर पर्सन। भाई वो बंदा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्राइबर हो, यानी कि जब आपको पता होगा
कि जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी, मेमोरेंडम बनता है, उसके अंदर आपको अपने ऑफिशियल्स को बताना पड़ता है, फॉर्म ए, फॉर्म 29, फॉर्म सी, फॉर्म, बहुत सारे बेशुमार फॉर्म है यार, उसके अंदर मुझे बताना पड़ता है कि मेरे ऑफिशियल्स कौन है, मेरे इसके सब्सक्राइबर्स कौन है। तो उस टाइम पे जो जो मैं सब्सक्राइबर लिख रहा हूँगा मैं उसको मेंबर कहूंगा। सर इसके अलावा हर वो शख्स to whom is allotted or who becomes a holder of any class or kind of shares, सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स के अलावा हर वो शख्स जो के शेयर्स या काइंड ऑफ शेयर्स का होल्डर हो। सर कोई ऐसा शख्स इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, हर वो शख्स जो के ये एग्री करे कि मैं इस कंपनी का मेंबर बनूंगा। सर एंड हुज नेम्स are entered in the register of members are member of the company। सर चार लोग किस्म के लोग होते हैं, एक सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक ऐसा बंदा जिसको शेयर्स अलॉट किए गए हो या काइंड ऑफ शेयर्स या कोई क्लास ऑफ शेयर्स, सर तीसरा वो शख्स है जो एग्री करे खुद कि हाँ मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, और चौथा वो जिसका नाम रजिस्टर में एंटर हो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर एंटर कर दिया जाए। सर रेजोल्यूशंस पास होती हैं कंपनी के अंदर, जिस तरह हमने पढ़ा पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल अगर आता है तो उसको अप्रूव करना पड़ता है, उसको बैठ के देखना पड़ता है, कोई एक बंदा नहीं कर सकता। इसी तरीके से कंपनी में भी अगर कोई चीज अप्रूव करवानी हो जो कि बोर्ड लेवल के लिए जिसका अप्रूवल लाजमी हो सर उसके लिए, और बोर्ड के साथ साथ शेयर होल्डर्स का भी लाजमी हो सर, उसके लिए रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं। सर दो किस्म की रेजोल्यूशन होती है मेरे पास, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन। दोनों में क्या फर्क है सर? पहली रेजोल्यूशन तब पास की जाती है जब सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स चाहिए हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा अप्रूवल जो कि सिंपल मेजोरिटी में भी हासिल कर सके, सर हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। सर स्पेशल रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं? उर्दू तो बता रहा हूँ सर, साथ में मैं इसके लफ्जों को भी बता रहा हूँ सर। क्यों? क्योंकि ये एन अदर फेवरेट डेफिनेशन ऑफ एन एग्जामिनर, ये भी बहुत पूछता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, बहुत हैबिचुअली पूछ रहा होता है। आओ पढ़ लेते हैं इसको। स्पेशल मींस अ रेजोल्यूशन which has been passed by a majority of not less than 3/4 of such members of the company, 3/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जितने भी लोग मेंबर्स कराएंगे, शेयर होल्डर्स, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, वो लोग जो एग्री कर चुके हैं कि हाँ मैं मेंबर हूंगा, और वो लोग जो रजिस्टर मेंबर में एंटर्ड है, सर ये चारों के चारों सब इन तमाम लोगों को बिठा के 3/4 मेजोरिटी पे वो अप्रूवल हासिल करना होगा, एंटाइटल्ड टू वोट, और उनका वोट लेना होगा। और उसके बाद पोस्टल बैलेटिंग के थ्रू जनरल मीटिंग में, जिसका नोटिस नॉट लेस देन 21 डेज का नोटिस देने के बाद ये इंटेंशन जाहिर की जाए कि हमने रेजोल्यूशन भाई इसलिए पास किया था। ठीक है ना रेजोल्यूशन? अब इसको पढ़ लेते हैं लफ्ज बाय लफ्ज। Sir, means a resolution which has been passed by majority of not less than 3/4 of such members of the company entitled to vote as are present in person or by proxy। सी ना सर, अगर कोई बंदा खुद आना चाहे तो वो भी आ सकता है, अगर वो बंदा प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आगे बढ़ेंगे सर, और वोट थ्रू पेस्टल बैलेट एट अ जनरल मीटिंग, जिसका नोटिस 21 दिन पहले दे दिया गया था, नॉट लेस देन 21 दिन पहले, जिसमें ये स्पेसिफाई किया हुआ था कि भाई हम इस इंटेंशन से ये रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसका नाम होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। सर प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल मेंबर्स entitled to attend and vote any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting जिसका नोटिस नॉट लेस देन 21 डेज दिया जाए। यार यहां तक बात समझ में आ गई है? सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 42, नॉट फॉर प्रॉफिट एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट। सर नॉट फॉर प्रॉफिट कब कहलाएगी? आओ देख लेते हैं। तब कहलाएगी जबकि वो कोई कॉमर्स, कोई आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी या इस तरह की चीज प्रमोट करे, और अपने प्रॉफिट्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में लगाए। सर साथ में वो अपने डिविडेंड्स को भी प्रोहिबिट कर, डिविडेंड ना दे। अगर वो डिविडेंड दे रही है और वो अपने कंपनी, सर अपने प्रॉफिट को ऑब्जेक्ट पे तो प्रमोट करने में लगा रही है सर, लेकिन डिविडेंड भी बांट रही है,
कैंसिल, ये एनपीओ नहीं है सेक्शन 42 की। Such companies, objects and activities are not and shall not at any time be against law, public order, security, sovereignty and national interest of Pakistan. सर वो जो ऑब्जेक्ट है, ऐसा ना हो कि भाई मैं टेररिस्ट तैयार कर रहा हूँ मुफ्त में, ठीक है ना, तो सर क्या ये एक एनपीओ कहलाएगी? नहीं, ये 3 शर्तें होना लाजमी है। सर कमीशन जो है इसका लाइसेंस ग्रांट करेगा, लेकिन अगर कमीशन को ऐसा लगा कि इनमें से कोई भी चीज ब्रीच हो रही है, कमीशन लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। तो कमीशन में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग और आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट द कंपनी या फिर उसकी मैनेजमेंट फेल टू कंप्लाई द टर्म्स एंड कंडीशन जो के ऊपर हमने पढ़ी है, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि रेलेवेंट रेगुलेशन से मीट नहीं कर रही, या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। सर कोई ऐसी चीज, सर मैं वही वाली एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं टेररिस्ट तैयार कर रहा हूँ, सर क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पॉजिटिव है? नहीं। Company has made a default in filing with the registrar its financial statements or annual returns for immediate preceding 2 consecutive। सर अगर लगातार 2 साल तक कंपनी ने रिटर्न नहीं जमा कराया, या कंपनी ने जमा कराने में कोई मसला किया, या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को देने में मसला किया, सर रिटर्न कहाँ जमा करवाएगा? अपना दोनों जगह, एक तो एससीसीपी का भी होता है और एक टैक्स वाले का भी होता है। सर अगर ये दोनों रिटर्न नहीं जमा करवाए और फाइनेंशियल्स भी नहीं दिए 2 सालों तक, ये सिर्फ एससीसीपी वाली बात कर रहा है, 2 सालों तक अगर आपने एससीसीपी को रिटर्न नहीं किया सबमिट, तो फिर क्या होगा? आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। सर इसमें अब ये बात है कि पाकिस्तान में करप्शन का दूसरा नाम है लॉ के अंदर मौजूद लफ्ज में। अगर लॉ में कमीशन के साथ में नहीं शल लगा दें तो बेटा मुसीबत ही ना है। ये मुल्क शफाफ कानून लिखता है कि कमीशन में रिवोक द लाइसेंस। अब इन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अपीयर होती है, कंपनी जाती है कमीशन के पास, बोलती है भाई कमीशन ए कमिश्नर, यहाँ पे तो मैं लिखा हुआ है, आप चाहो तो नहीं करो। कमिश्नर ने बोला वन मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसके बाद आप लोग समझदार हैं फिर। लेकिन यार वैसे आपस की बात है, एससीसीबी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने खुद गया हूँ, मैंने देखा है बहुत जबरदस्त किस्म के लोग बैठे होते हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं, कोई करप्शन नहीं है यार, मजे की बात बता रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह एससीसीबी बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है ना। सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अगर नहीं हुई कमीशन की तरफ से और उसने लाइसेंस को रिवोक कर दिया, वो लाइसेंस रिवोक ही नहीं कहलाएगा, इसलिए कमीशन को अपॉर्चुनिटी देना लाजमी है। सर क्या इफेक्ट होगा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का? अगर एक बार लाइसेंस को रिवोक कर दिया, भाई लाइसेंस कंपनी जो प्रिविलेजेस हासिल कर रही थी नॉट फॉर प्रॉफिट के वो नहीं करेगी, अब वो एक नॉर्मल कंपनी हो जाएगी, वो अपनी एक्टिविटीज को वैसे ही ऑपरेट करेगी जैसे कि एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी कर रही होती है, उस पर तमाम टैक्सेस लगेंगे जो कि उसको जो एग्जाम्पशन मिली हुई थी सब माइनस, सब खत्म। सर ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फेक्शन shall be transferred to another company preferably having similar or identical objects within 90 days from the revocation of license। सर अब कानून ने बोल दिया कि पहले तो ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, अब आप जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो। सर अब कानून बोलता है कि बेटा तुम्हारे तमाम एसेट्स, तुम्हारी तमाम डेट्स एंड तुम्हारी तमाम लाइबिलिटीज अब ट्रांसफर हो जाएंगी किसी और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को। सर ये गौर से समझ लें इस बात को, अगर कंपनी ए है नाकाम हो गई अपनी प्रोविजंस को कंप्लाई करने में, तो उसकी तमाम एसेट्स, उसकी तमाम डेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगी उसी सिमिलर नेचर की नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर। सर कानून बोलता है कि मगर आप वाइंड अप करने में जो आपके एक्सपेंसेस लगेंगे उस हद तक के पैसे, उस एक्सटेंड के पैसे आप रिटेन कर सकते हो, उसके अलावा जितने भी पैसे हैं, जितने एसेट्स लायबिलिटीज डेट्स हैं, सारे उठा के दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे।
Sir, after compliance of the requirements above, the board of the company shall file within 15 days of such compliance a report to registrar, जिसमें क्या लिखा हुआ हो, जिसके अंदर relevant information हो, documents हो. Sir, proceedings of winding up within 30 days of acceptance of the report, उस report के 30 दिन के accept करने के बाद registrar submit करेगा company को. The board shall initiate necessary proceedings, और वो बताएगी कि भाई मेरे पास इतने इतने पैसे चाहिए, कम से कम रिटेन करने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी कंपनी को वाइंड अप कर सकूं. क्योंकि लॉ ये बोलता है कि अगर आप कंप्लाई नहीं कर पाए और अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो रहा है तो आपका जितना एसेट लायबिलिटी और डेट का हिस्सा है वो तमाम का तमाम दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को चला जाएगा. मगर ए कंपनी, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर रहा हूं, तुम वाइंड अप करना पड़ेगा. तो उस वाइंड अप करने में अगर तुम्हें कुछ एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे तो उस एक्सटेंट तक तुम पैसों को रिटेन रख सकते हो. ठीक है यार, आखिरी पार्ट है, उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं. ठीक है, बस ये आखिरी पार्ट है. यार कोल्ड कॉफी बन गई मेरी. तो क्या कह रहे हो, चाय नहीं पिलाई? बेटा पिलाऊंगा तो सही, मगर चाय नहीं होगा उसका नाम, डी होगा. मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो, मसला नहीं है. चाय नहीं पिला सकता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल खराब हो चुकी है और नीचे चाय वाला होगा नहीं वो. शुक्र है अल्लाह का. हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा शुक्र है तुम्हें यार. देखो डाइट भी आती है. डाइट आजकल ऑप्शन दिया हुआ पेप्सी वालों ने और 7 अप वालों ने, डाइट भी आ रही है. यार मैंने कौन सी बात नहीं मानी यार, बताओ. तुम लोगों को मैंने कल चाय नहीं पिलाई शाम में, हालांकि नीचे नहीं मिलती यार. मैंने पता नहीं कहाँ से मंगवाई है, पीछे आ गया तारे रोड के बैक साइड. यार चाय वाय का मसला नहीं है, वो आ जाएगी. फूड पांडा से ऑफर कर दे, मैं दे दूंगा बस. ऐसा कर ले, फूड पांडा से ऑफर कर ले यार. देखो यार मैंने बोला था बाप को अपने के, यार अब्बा खरीद लो. अब्बा ने खरीदा नहीं मैकडॉनल्ड्स. तो अभी तक जो है ना वो है नहीं. मेरा मसला ये है, वरना यार जरूर पिला देता. देखते करते हैं यार, कुछ टेंशन नहीं लो यार. तुम अभी अभी बोलो खैरियत यार, सुबह से खामोश बैठे हुए थे. हाँ आए भी लेट हो. खैरियत क्या हुआ? सर बसों में आते हो? कितनी बसें बदल के आते हो? दो बसों में आते कहाँ से हो? खुदा का खौफ करो यार, महमूदाबाद से तुम दो बसें बदलते हो. खुदा का खौफ करो. आधी बस पे पहुंच जाते होगे तुम यार. बस वाला किक नहीं मारता होगा, तुम यहाँ पहुंच जाते हो. होती है यार, कुछ बसों में किकें भी होती है. ठीक है आगे बढ़े. सर ये हमने सब पढ़ लिया कि कौन कौन सी कंपनी होती है, किस किस किस्म की कंपनीज होती हैं, कंपनी कौन सी हो तो क्या प्रोविजंस हैं. अगर वो वाली कंपनी कोई कंप्लाइंस करने से नाकाम रहे तो उसका लाइसेंस रिवोक हो जाता है. तो उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होता है, सर ये हम सब पढ़ चुके हैं. इसका इस चैप्टर के खत्म होने पे हम इस चैप्टर के पास पेपर्स करेंगे सर. उसके बाद हम अपनी शक्लें लेके पहुंच जाएंगे दूसरे चैप्टर पे और हम करेंगे पास्ट पेपर, गुजरा हुआ पर्चा. फिर हम करेंगे गुजरा हुआ पर्चा. ठीक है सर. कैसे इनकॉर्पोरेट होती है आखिर कंपनी यार? क्या करूं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए? इस्तिखारा निकालूं, क्या करूं? आपके पास कानून में 4 स्टेप्स दिए हुए हैं. वो बोलता है भाई ये 4 कर लो, तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. तो ये 4 चीजें कर ले, तेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. ठीक है, क्या क्या है भाई देख लो. The process of incorporation usually involves following steps. हो जाता है यार कभी कभार.
सर आपके पास एक सूटेबल नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रार से आपको एक सूटेबल नाम मिले अगर आपने उससे मांगा है तो, और अगर आप खुद अपना नाम दे रहे हो तो वो भी सूटेबल होना चाहिए। सर सूटेबल नाम का क्या मतलब है? या तो वो नाम किसी आइडेंटिकल नाम से ना चल रहा हो ऑलरेडी, या तो वो नाम किसी गवर्नमेंट के नाम से मैच ना करता हो, किसी पाकिस्तानी नेशनल कोई कंपनी के नाम से मैच ना करता हो, और मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं, आगे बढ़ेंगे। सर सूटेबल नाम मिल गया, अब क्या करूं भाई? अब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाओ बैठ के। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसमें जाओ, उसमें अपनी चीजें लिखो, ठक बॉन्ड पेपर साइन कराओ, भाग लो। फाइल द अबव डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर इनकॉर्पोरेशन। यार ये मैंने सब कर लिया, अब क्या करूं भैया? यार आप रजिस्ट्रार के पास जाओ, पर्चे पे जो आपने प्रिंट करवाया है वो आपको रजिस्टर करके दे देगा। सर रजिस्टर कैसे करेगा? ठप्पा मारेगा, एक चालान पकड़ाएगा, बोलेगा जाओ भाई नेशनल बैंक में जाकर जमा करवा दो। सर कितना होता है? कंपनी के हिसाब से होता है बेटा, 250 भी होता है, 550 भी होता है, 1000 2500 भी होता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाता। एक्सेप्शंस तो अलग ही है फिर, जाहिर है। सर फिर रजिस्ट्रार आपको इशू करता है एक प्यारा सा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सूटेबल नाम मिल गया, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बना लिए, उससे रजिस्टर फाइल भी करवा लिए, अब वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा इनकॉर्पोरेशन का। अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड। यार जब वो देखेगा कि सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो चुकी है, अब वो जाके एक प्यारा सा, नन्ना सा, छोटा सा, सफेद सा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। व्हाइट पेज पे होगा ना यार बेटा, ठीक हो गया? सही है? ठीक छे या ठीक छे होता है? ठीक छे होता है, छे होता है, ठीक है। गुजराती, गुजराती जबान का ये यार, मेमन मेमनी और गुजराती में फर्क होता है, फर्क होता है, काफी ज्यादा फर्क है बहुत। मेरे यार मतलब दोस्त की दादी थी, वो तो मेमन है सारे, बचपन से सारे मेमन है, मगर उसकी दादी था गुजरात में अखबार पढ़ती थी, तो मतलब वो मेरे ख्याल से माइग्रेट करके आए होंगे या तो गुजरात से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई वो लिंक नहीं है वैसे, कोई लिंक। सही। हाँ भाई लड़के, लाल शर्ट पहन के आओ आज तुम। 14 भी यार, आज क्या है? आज तो 19 हो गई यार, 5 दिन लेट हो गए तुम। हाँ, क्या शर्ट देर से मिली या जाने वाली देर से मिली? ये देख शर्मा भी रहा। खैर चलो। लड़के तुम कहाँ से आते हो यार? बंदर रोड से? अंडा मोड़ से? काफी दूर से आते हो यार। तो यार अगर आपको फिजिबल ना लगता हो तो ऑनलाइन ले लिया करो यार, ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑनलाइन आराम से सुकून से लो, जो थबियां हैं वो पहुंचेंगी तुम तक। मेरे पास पूरा मटेरियल मौजूद है सॉफ्ट में, एक मैसेज करेगा मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूँ। सेट है? चले भैया आगे। हाँ आगे टेबल है बेटा, आगे टेबल के अलावा भी और कुछ है, मतलब चेयर्स वगैरह और पड़ेंगी तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। सही है, चले आगे। सर फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, अब वही रजिस्ट्रार को मैं कैसे बनाऊं, रजिस्ट्रार से कैसे फाइल करूं? अगर आपका सब कुछ क्लियर है, मामला सारा सही है, सेट है एकदम, आर्टिकल्स भी बना लिया आपने, मेमोरेंडम भी बना लिया आपने, उसको रजिस्ट्रार से फाइल भी करा लिया आपने, सूटेबल नाम भी खरीद, सर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तो ये कानून आपका फरमा रहा है कि देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एप्लीकेशन स्पेसिफाइड फॉर्म में, जिसके अंदर क्या क्या हो भाई? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, क्या क्या? डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस,
with all the requirement of Companies Act 17 in respect of registration। भाई आपकी इनकॉर्पोरेशन के जितने भी प्रोविजंस हैं सारे आपने कंप्लाई कर लिए, उसकी डिक्लेरेशन, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके सब्सक्राइबर डुअली विटनेस्ड। भाई साथ में विटनेस होना जरूरी है। अगर आप देखोगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप फॉर्मेट खोल के देखोगे, आपके पास नोट्स में मौजूद है, देख लो, तो उसमें एक जगह दी हुई होगी विटनेस की, तो वो विटनेस से साइन और डेटेड होने चाहिए लाजमी। इसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी साथ में साइन होना जरूरी है, विटनेस्ड और डेटेड। ठीक है। अच्छा सर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है, ये आगे पढ़ेंगे हम। सर साथ में एड्रेस भी लिखा होना चाहिए आपका। यार अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करना हो या कोई गलत चीज चली गई हो रजिस्ट्रार के पास, उसको रिमूव करना हो, तो सर क्या रिक्वायरमेंट है लॉ की? लॉ बोलता है कि अगर रजिस्ट्रार ये कहे कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है गलत है या कंप्लीट नहीं है या ओमिशन है या एरर है या प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो रजिस्ट्रार चाहे तो बंदे को कह सकता है कि भाई दोबारा रिवाइज करो, दोबारा से डॉक्यूमेंट रिवाइज डॉक्यूमेंट भेजो, या फिर डिफेक्ट्स या कोई डेफिशिएंसी है तो उसको हटा के दोबारा भेजो विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। सर इसका पीरियड नहीं बताया हुआ, रजिस्ट्रार आपको खुद बताएगा कि भाई मुझे 5 दिन बाद दे दो, या अल्लाह के बंदे मुझे कल दे दो, या तुम परसों दे दो, जब भी दे दो। सर बंदे ने स्पेसिफाइड पीरियड में वो चेंजेस, वो रिवीजन, वो डिफेक्ट्स नहीं हटाए, वो डेफिशिएंसीज नहीं पूरी की, तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर सकता है। पर भाई फिर क्या होगा? फिर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम विद इन 30 days ऑफ द रिफ्यूजल कमीशन को अपील कर सकते हैं। कमीशन हाँ बोले या ना, उसके बाद अपील के बाद कमीशन हाँ बोले या ना, सर वो डिसीजन फाइनल होगा, उस पे कोई सवाल नहीं उठ सकता। सर रजिस्टर्ड ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मैं वो रिफ्यूजल लेके चला गया 30 दिन के अंदर अंदर कमीशन के पास कि यार मुझे समझ में नहीं आया कि रिफ्यूज क्यों हुआ, अब जरा मैं अपील कर रहा हूँ, ए कमीशन दोबारा देख लो। कमिश्नर ने बोला मैंने देख लिया, हाँ अप्रूव कर लिया, तो अब रजिस्ट्रार कुछ नहीं क्वेश्चन कर सकता उस पर, ना ही बंदा, वो फाइनल हो गया। इन द सेम वे अगर कमीशन या कमिश्नर आपको ये बोल रहा है कि भैया ये रिफ्यूज ही रहेगा, सही रिफ्यूज हुआ है, तो ए बंदे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कंपनी गई, इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, कुछ और नया सिरे से लेकर आओ। ठीक हो गया? सर इसी तरीके से अगर वो सेटिस्फाई है तो बोलेगा ठीक है आ जाओ भाई कर लो पूरा। सर एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या होना जरूरी है? नाम होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। सर रजिस्ट्रेशन नंबर होना लाजमी है। सर रजिस्ट्रेशन नंबर ये वो नंबर है कि जब आप एससीसीपी की वेबसाइट खोलोगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एससीसीपी से ऐसे रिलेट करता है कि आपकी कंपनी एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जानी जाती है। यार ये बात समझ में आई आप लोगों को? सर और क्या क्या होना चाहिए? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए कि प्राइवेट है या पब्लिक है। सर क्या प्राइवेट है तो मजीद ये लिखा होना चाहिए कि एसएमसी है या अदर देन एसएमसी है। बेटा आगे आप देखोगे तो नरेशन में लिखा होता है कि प्राइवेट में अगर एसएमसी है तो खास तौर पे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए लाजमी नाम के साथ। ठीक है ना? तो जरूरत नहीं है नाम में पहले ही लिखा होगा। सर ये भी बताना है कि ये लिमिटेड है, बाय शेयर लिमिटेड है या बाय गारंटी लिमिटेड है या लिमिटेड ही नहीं है। सर ये सब बताना होगा, ये आप फुप्पो नहीं बताएंगे आगे आपकी। ठीक है? कोई सवाल? भूख लग रही है? बेटा आपका पूरा नाम क्या है? बेटा आपका पूछा था मैंने। सही है। तो अब तो कुछ कह नहीं सकता यार। वेल प्लेड।
अच्छा यार 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दो, बस से खत्म हो रहा है। ये देखो ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं, ये सारे करवा चुका हूँ, ये वाले करवाने हैं अभी, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। सही है, 5 मिनट दे दो बस। सर क्या इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन के बाद? रजिस्ट्रेशन के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ? सर एक सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। कह सकता है कि हाँ मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ भैया, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। सर एक बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल होती है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए। मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ तो अब मैं एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए है। सर मेरे पास परपीचुअल सक्सेशन है, मेरे पास कॉमन सील है, ठप्पा, ठीक है, जो मैं पर्चों में मारूंगा। ये ठप्पा पर्चों में मारने के लिए लिया है ये। सर मेरे पास स्टेटस होगा, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, मेरे पास शस्त्र होंगे सर, मेरे पास एक कंपनी होगी, एक शेयर कैपिटल होगा, मेरे पास सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम होंगे, मेरे पास पेड अप कैपिटल होगा सर, मेरे पास इनिशियल शेयर्स होंगे सर, मेरे पास अपने नाम का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा, मेरे पास प्रपोज डायरेक्टर्स का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा सर, और मेरे पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जिसमें मैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके बैठा सकूं। यार यहाँ तक इस चैप्टर में किसी को भी कोई मसला, कोई पंगा, कोई पंचायत बताए तो मुझे, मैं पंचायत बैठा दूंगा अभी। यार आज क्लास में मतलब अचानक से ऐसा रश, तुम्हें मैंने बोला था यार मजाक से ले आओ सबको, तुम वाकई तो नहीं ले? अच्छी बात है यार, मजाक कर। देखो मैं वही वाली बात हमेशा करूंगा कि मैंने तो बैठ के लैपटॉप के सामने बोलना है, ये पीछे आईटी वाला आके कर देता है, ये आईटी वाला लगा देता है सब। मुझे कुछ भी ना मिले तो लैपटॉप पे बैठ के मैं बोल दूंगा, मैं घर पे भी बोल दूंगा, मैं नहाते हुए भी बोल दूंगा यार, मैं खाते हुए भी बोल दूंगा, मुझे क्या मसला। लेकिन ये जो लफ्ज निकल रहे हैं मुंह से, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको पास करवा देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यही बात मैं घर पे बैठ के करता बनिस्बत इसके कि मैं अब यहाँ बैठ के कर रहा हूँ। यार आप सब सुन रहे हो, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप सब लोगों का रिवीजन हो रहा है, आपसे इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, आपकी सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यार ऐसे मौके पे क्या अच्छी बात नहीं है कि आप इतने सारे आज आए हुए हो, आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, आज 5 पेपर्स करने बेशुमार भरपूर, रात के 9 10 11 12 बज जाएंगे यार, मुझे कोई मसला नहीं है। ये अच्छा नहीं है यार कि मैं यहाँ बैठ के बोलूं और आप सुन लो, मैंने तो बोलना है यार, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आई हैव नथिंग टू लूज। मेरे पास कुछ है ही नहीं भाई, मेरा कोई 150 साल से थोड़ी चल रहा है इंस्टीट्यूट, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लूज आप लोग करोगे अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो। इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज यही है कि वो अपने साथ खुद सिंसियर हो। अगर वो खुद सिंसियर नहीं ना यार अपने साथ, कोई भी शख्स, तो यार मतलब वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है यार, वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है। सबसे कड़वा सच इंसान अपने आप से अपने बारे में बोलता है, याद रखना ये बात। तुम्हें अगर एक चैप्टर अच्छे से नहीं याद, मिसाल दे रहा हूं, तुम्हें अगर एक चैप्टर अच्छे से नहीं याद, तुम अपने आप को बोल रहे हो यार मुझे याद है, और तुम्हें वो चैप्टर सही से नहीं याद, तो यार तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। सबसे कड़वा सच वो होता है जो इंसान अपने आप से बोले, अपने आप को बताए यार हाँ मैंने नहीं किया भाई, इस बात को मानो कि मैंने नहीं किया। अब तुम कह रहे हो यार मैंने नई किताब कर ली, पूरी अच्छी आती है, कर लूंगा पेपर, तुम्हें अंदर से पता है कि तुमने नहीं की उस तरीके से जो तुम्हें पास करवा सके। यार क्या अब तुम अपने साथ जाती नहीं कर रहे, तो अपने साथ जाती कर रहे हो यार, ठीक है ना। ब्रेक ले लेते हैं भाई, वरना मर जाएगा यार ये। ठीक है, लाल शर्ट भी पहन गया आज, तो ब्रेक बनती है इस बेचारे के लिए। सही है, ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आ जाओ यार, 20 मिनट में आ जाओ, ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, मैं कर देता हूँ, सब जानते हो। 20 मिनट में आ जाओ, शाबाश, चलो।